हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। होप दैट कि आप सभी लोग अपनी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम हिंदी में क्रिया और उसके भेद करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। क्रिया क्या है मित्रों? जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, किसी व्यक्ति वस्तु की स्थिति का या किसी घटना के घटित होने का पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी कार्य के करने को क्रिया कहा जाता है। अब ये चीज़ हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि क्रिया किसको कहते हैं। जब भी कोई कर्म किया, कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो क्रिया कहलाता है। लेकिन इसके कितने भेद होते हैं, इसकी हम पहचान कैसे करते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी होना आवश्यक होता है। तो क्रिया के हिंदी व्याकरण में दो भेद बताए गए हैं। एक तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं और दूसरे प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। तो क्रिया के दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक कर्म के आधार पर और एक प्रयोग और संरचना के आधार पर। अब इनको हम दोनों को, कर्म के आधार पर क्रिया क्या है, प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया क्या है, उसके भेद क्या है, इसको देख लेते हैं विस्तार से। मित्रों, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। जैसा कि सकर्मक और अकर्मक से ही समझ में, अकर्मक यानी कि कर्म नहीं है, सकर्मक कर्म के सहित। तो इसको हम पहचान कैसे करेंगे, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देख लेते हैं। क्या है, देखिए, अकर्म पहला है अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता और क्रिया के व्यापार और फल दोनों ही कर्ता में रहें, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है यहाँ पर कि जिन सेंटेंसेस में आपको क्रिया के साथ में कर्म नहीं मिलेगा और जो भी कर्म हो रहा है, जो भी क्रिया हो रही है, वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट के ऊपर यानी कि कर्ता पे डिपेंड होगी, तो इस तरह के सेंटेंसेस में अकर्मक क्रिया कहलाएगी। यानी कि जिन सेंटेंसेस में कर्म नहीं है और कोई क्रिया हो रही है तो वो अकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण देखते हैं इसके। उदाहरण के लिए, जैसे चील उड़ रही है, यहाँ चील करता है, उड़ना क्रिया है। राम भाग रहा है, राम करता है, भागना क्रिया है। नदी बह रही है, नदी करता है और बहना क्रिया है। तो यहाँ कर्ता और क्रिया पर ही कार्य हो रहा है, हमें कर्म की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ी। तो इस प्रकार की क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं होती हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए हम जब प्रश्न करते हैं कि क्या, अगर क्या का उत्तर हमें ना मिले लेकिन कौन का उत्तर मिले, तो तात्पर्य होता है कि हमें कर्ता का पता चल रहा है लेकिन कर्म का नहीं। तो इस स्थिति में ये सबसे अच्छी पहचान है। हम प्रश्न करके देख लेते हैं, तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। मित्रों, अब देखते हैं सकर्मक क्रिया क्या है। सकर्मक क्रिया में आपको सेंटेंस के साथ में कर्म, कर्ता के साथ कर्म जरूर मिलेगा, वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। जहाँ पर कर्म भी निहित हो, यानी कि फल जो हो रहा है, कार्य जो हो रहा है, उसका फल कर्म पर पड़े, तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण देखते हैं, जैसे अखिल पत्र लिख रहा है। अखिल यहाँ पे करता है, यानी कोई कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, अखिल के द्वारा। पत्र यहाँ पे कर्म है, क्या लिखा जा रहा है, पत्र लिखा जा रहा था। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन किया था, क्या लिखा, अखिल लिख रहा है, तो हो गई अकर्मक क्रिया। लेकिन जब ये पत्र लग गए यानी कि कर्म आ गए यहाँ पर, तो ये बन जाती है हमारी सकर्मक क्रिया। रवि अखबार पढ़ रहा है। अब रवि पढ़ रहा है, अगर केवल ये होता है रवि पढ़ रहा है, तो यहाँ पर पढ़ना अकर्मक क्रिया होती। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कर्म दिया है कि वो क्या पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर पढ़ना क्या हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई कि वो कर्म के साथ है। तो मित्रों, अकर्मक और सकर्मक में यही भेद है। आप इसी तरीके से पहचान कर सकते हो।
प्रश्न लगा के क्या, अगर क्या का उत्तर आपको मिल जाता है, किसने का किसे का उत्तर मिल जाता है, तो वहाँ सकर्मक है, अन्यथा अकर्मक क्रिया है। अब ये सकर्मक क्रिया भी हमारी दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कैसे होती? सबसे पहला है एक कर्मक क्रिया, अर्थात जब सेंटेंस में केवल एक ही क्रिया हो, जिन क्रियाओं के व्यापार का फल केवल एक कर्म पर पड़े उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जहाँ पर आपको केवल एक कर्म देखने को मिले वहाँ एक कर्मक क्रिया होगी। जैसे मैं पानी पी रहा हूँ, मैं करता है, पानी यहाँ पे कर्म है और पीना क्रिया है। एक कितना कर्म कितने हैं? एक कर्म है पानी। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस देखते हैं, माला सेब खा रही है, सेब यहाँ पे कर्म है, एक ही कर्म है। तो जहाँ पर एक कर्म होगा वहाँ एक कर्मक क्रिया होगी। लेकिन जिन सेंटेंसेस में दूसरा जो भेद है द्विकर्मक क्रिया, यानी कि जहाँ पर जिन क्रियाओं का कार्य का फल दो कर्मों पर पड़ता है वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। अब इसके लिए उदाहरण, इसकी पहचान के लिए भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। पिता ने पुत्र को प्रश्न समझाया। पिता ने, यहाँ पिता क्या है? करता है। करने वाला कौन? कर्ता। किसको? पुत्र को। क्या? प्रश्न। यहाँ पे दो क्रियाएं हो रही, एक प्रश्न और दूसरा पुत्र। दो कर्म है और काम क्या हो रहा है? समझाने का कार्य हो रहा है। तो जब इस तरीके से दो कर्म आपको देखने को मिले तो वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। माँ ने बच्चे को लोरी सुनाई। माँ ने बच्चे को लोरी सुनाई। लोरी और बच्चा, यहाँ दो कर्म है, बच्चे को और लोरी को। अब एक कर्मक द्विकर्मक क्रिया की हम पहचान के लिए प्रश्न करते हैं, क्या और किसे या किसने। अगर हमें क्या का उत्तर मिलता है तो एक कर्मक क्रिया है, साथ में अगर हमें किसे का भी उत्तर मिल जाए तो वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होती है। ये एक कर्मक और द्विकर्मक की पहचान है कि हम प्रश्न बना के देखते हैं क्या और किसे। क्या का उत्तर मिलने पर एक कर्मक क्रिया है और किसे का भी अगर उत्तर प्राप्त हो जाता है तो द्विकर्मक क्रिया है। तो मित्रों, इस प्रकार से कर्म के आधार पर क्रिया के ये दो भेद थे। अब हम देखते हैं जो क्रिया दूसरे प्रकार की क्रिया होती है प्रयोग और संरचना के आधार पर। तो प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। ये होती है हमारी सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो मित्रों, एक एक करके हम इसके बारे में देखेंगे कि आखिरकार सामान्य क्रिया क्या है, नाम धातु क्रिया क्या है, पूर्वकालिक क्रिया क्या है, इसकी हम पहचान कैसे करें। जैसे अभी हमने सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में जाना, उसी तरीके से हम इनके भेद भी देखेंगे। सबसे पहला जो है वो है सामान्य क्रिया। मित्रों, सामान्य क्रिया से तात्पर्य होता है जहाँ सिर्फ एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ है, सामान्य क्रिया होती है। यानी कि जिन सेंटेंसेस में आपको केवल एक क्रिया देखने को मिले, जैसे सूर्य उगा। अब सूर्य करता है, वो उगा, क्रिया क्या है? एक ही क्रिया है, उगना। राम गया, जाना, एक ही क्रिया है, राम गया। तो इस प्रकार से जहाँ पर एक क्रिया होगी वहाँ पे सामान्य क्रिया कहलाएगी। दूसरा जो भेद है वो है संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना किसी चीज़ को। यहाँ पर इसका तात्पर्य हुआ कि जब दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ एक अर्थ को पूरा करें तो संयुक्त क्रिया कहलाती है। यानी कि क्रिया दो या दो से अधिक हों और आपस में मिलकर वो कोई अर्थ हमें दें, किसी एक अर्थ को पूरा करें, तो वहाँ पर संयुक्त क्रियाएं होंगी। इसके लिए एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। राम खाना खा रहा है। राम खाना खा रहा है। अब क्रिया एक तो खाना है, मतलब खा और रहा है, ये दो क्रियाएं हैं, रहना और खाना। श्याम को अपना काम करने दो। एक करना और एक देना, ये यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, करना और देना। तो इस तरीके से जब दो क्रियाएं आपको देखने को मिले तो वहाँ पर क्या होता है? संयुक्त क्रिया होती है। क्योंकि संयुक्त क्रिया होती है, इनमें हम कह सकते हैं एक सहायक क्रिया होती है, एक मुख्य क्रिया होती है। मुख्य क्रिया यहाँ पे क्या है? खाना पहले सेंटेंस में, दूसरे में करना। रहा है
सहायक क्रिया है और दो सहायक क्रिया है। तो इस प्रकार से दो क्रियाएं जहाँ होंगी, दो या दो से अधिक क्रियाएं भी हो सकती हैं, तो वहाँ पे संयुक्त क्रिया होती है। जो तीसरा भेद है संरचना के आधार पर क्रिया का, वो है नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया की पहचान बहुत ही आसान है। जो क्रियाएं, बहुत सी क्रियाएं सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं, उनमें ना लगा के, ना प्रत्यय लगाने के बाद, मतलब वो शब्द या तो सर्वनाम होगा या फिर विशेषण होगा और उसमें प्रत्यय लगा होगा ना। सबसे अच्छी पहचान है प्रत्यय होगा ना। तो इस तरीके से जो क्रियाएं बनेंगी उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं मित्रों? उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। यानी कि सर्वनाम और विशेषण में अगर ना प्रत्यय लगा है तो वो नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण हम देखेंगे, रंग, किसी का रंग एक विशेषता है, चक्कर आना विशेषता है, तो इसमें रंगना और चकराना, लालच से ललचाना, बात से बतियाना, इसी तरीके से अपना से अपनाना, गर्म से गरमाना, इस तरीके से विशेषण शब्दों में, क्रिया शब्द और सर्वनाम शब्दों में अगर हम ना प्रत्यय, अपना क्या है? सर्वनाम है, इसमें हमने ना लगा दिया अपनाना। तो इस तरीके से सर्वनाम और विशेषण में ना प्रत्यय लगाकर जो क्रियाएं बनती हैं वो क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं मित्रों। इसके पश्चात जो इसका अगला भेद है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया से तात्पर्य होता है जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य को नहीं करता, किसी भी क्रिया को स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाता है, इस या करने की प्रेरणा देता है, इस तरीके की जो क्रियाएं होती हैं वो प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। अब प्रेरणार्थक क्रियाएं जो होती हैं इसका उदाहरण देखते हैं, फिर इसके भेद देखेंगे। सबसे पहले मालिक नौकर से पानी भरवाता है। अब यहाँ मालिक काम को करवाने वाला है, प्रेरित कर रहा है किसको? नौकर को, कि वो पानी भर के लाए। तो यहाँ पर इस तरीके से जब हमें देखने को मिले कि कोई कर्ता किसी दूसरे कर्ता से कार्य करवा रहा है तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं, जैसे कि अभी ऊपर सेंटेंस में देखा, मालिक भी काम करवा रहा है और नौकर तो काम कर ही रहा है, तो मालिक और नौकर दोनों ही कर्ता हैं यहाँ पर। इसी तरीके से कैसे हो गए? मालिक वहाँ पर क्या था? प्रेरक करता था जो प्रेरित कर रहा है, प्रेरणा देने वाला हो गया। और दूसरा जो था प्रेरित करता यानी कि नौकर, वो प्रेरणा लेने वाला है कि उसकी प्रेरणा से कार्य कर रहा है। तो इस तरीके से दो आपको कर्ता देखने को मिलेंगे प्रेरणार्थक क्रिया में। अब प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो रूप होते हैं मित्रों। प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो रूप होते हैं। पहला प्रथम प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक वो हुआ जो स्वयं कार्य में शामिल होते हुए प्रेरणा देता है, मतलब स्वयं भी उस कार्य में शामिल है और दूसरों को प्रेरणा भी दे रहा है, तो वहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक होता है। उदाहरण के लिए जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, अध्यापक पढ़ा रहा है। अब यहाँ अध्यापक स्वयं भी कार्य में शामिल है, यानी कि अध्यापक कार्य कर रहा है। किसको पढ़ा रहा है? छात्रों को पढ़ा रहा है। तो छात्र यहाँ प्रेरित होकर क्या कर रहे हैं? अध्यापन कर रहे हैं, लेकिन अध्यापक भी उस कार्य में संलग्न है। अर्थात जब कर्ता भी स्वयं कार्य में लगा हुआ हो और किसी दूसरे को प्रेरित कर रहा हो किसी कार्य के लिए, यानी कि दूसरा कर्ता भी कार्य को कर रहा हो, तो वहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस, माली पौधा लगा रहा है। माली पौधा लगा रहा है, माली प्रथम प्रेरणार्थक है, यानी कि स्वयं वो पौधे को लगा रहा है, पौधा लगा रहा है। तो इस तरीके से लगाना यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। द्वितीय प्रेरणार्थक से तात्पर्य होता है, दूसरा जो भेद है इसका वो है द्वितीय प्रेरणार्थक, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और से कार्य करवाता है। प्रथम में क्या था? कर्ता स्वयं भी कार्य में लगा हुआ है और दूसरों को प्रेरित कर रहा है, जबकि द्वितीय में क्या है? कर्ता स्वयं कार्य बिल्कुल नहीं करेगा, वो दूसरे से ही कार्य कराएगा, तो वहाँ पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी।
उदाहरण देखते हैं, जैसे राम ने सीता से पत्र लिखवाया। अब यहाँ राम प्रथम करता है, वो सीता से पत्र लिखवा रहा है, सीता से पत्र लिखवाया। राहुल ने माली से पौधा लगवाया। तो यहाँ पर माली कार्य कर रहा है, सीता कार्य कर रही, किसकी प्रेरणा से? राम और राहुल की प्रेरणा से। तो द्वितीय प्रेरणार्थक हुए ये। तो इसमें जो क्रिया हुई वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। और मित्रों, सही मायने में जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है वही वास्तव में प्रेरणार्थक क्रिया होती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, कार्य दूसरे से करवाया जाता है। अब जो इसका अंतिम भेद है क्रिया का, वो है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया से तात्पर्य होता है कि दो क्रियाएं होंगी मित्रों। वाक्य में यदि दो क्रियाएं हैं और जिस क्रिया का पूरा होना वाक्य की मुख्य क्रिया के पूरे होने से पूर्व पाया जाता है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है? जो मुख्य क्रिया से पहले होती है वो पूर्वकालिक क्रिया है। इसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे। पूर्वकालिक क्रिया में मेन पहचान है कि हम धातु के साथ क्रिया का जो मुख्य रूप होता है मित्रों, उसे धातु बोलते हैं। अब यहाँ जो धातु रूप होता है, जैसे लिखना, लिखने का धातु रूप क्या है? लिखना, लिख है, लिख में लिख कर, लिखना, लिखवाना, ये इस तरीके से हम उनकी अलग अलग विभिन्न क्रियाएं बना सकते हैं। तो ऐसी धातु रूप में अगर हम कर लगा देते हैं तो पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। अर्थात पूर्वकालिक क्रिया की पहचान क्या है? आपको उसके आगे धातु रूप क्रिया के धातु रूप के आगे कर जरूर मिलेगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर सेंटेंस से, राम पढ़कर सोने जाएगा। पढ़कर, सोना मुख्य क्रिया यहाँ पे कि वो सोने जाएगा, लेकिन कब? पढ़कर, यानी कि पहले पढ़ाई करेगा। तो पढ़कर यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है। वह खाकर घूमने जाएगा। कब, कैसे जाएगा घूमने? खाकर घूमने जाएगा। तो मित्रों यहाँ पे खाकर जो है वो पूर्वकालिक क्रिया है और घूमना मुख्य क्रिया है। तो इस प्रकार के क्रिया के ये हमारे भेद थे विभिन्न। उनकी पहचान का मैंने तरीका आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक भी करिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। इसकी क्रिया पर MCQs हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को, SPS एजुकेशन एंड कैरियर। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।